वफाक के खिलाफ साजिश फिर की जा रही है। वफाक को कमजोर करने की जो पंजाब से कोशिश की जा रही है, हम उसका मुकाबला करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब को टारगेट किया जा रहा है। हम जो कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से अपने मुल्क के इंटरेस्ट में कर रहे हैं। गद्दारी का इस किस्म का इल्जाम लगाना ये इनकी पुरानी रीत चली आ रही है। मैंने किसी को नहीं कहा कि जनाब फलां जिम्मेदार है, फलां गद्दार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, मेमो गेट स्कैंडल हर रोज एक नया रंग लेकर आ रही पाकिस्तान की सियासत में। कहीं ये केस अगर हमें सुलझता हुआ नजर आता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत इसमें शदीद उलझाव का शिकार हो चुकी है। जैसे पीपल्स पार्टी ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जब वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए, और तारिक खोसा साहब ने भी इस कमीशन में बैठने से माजरत कर ली है क्योंकि बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं मंसूर एजाज की, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? वो तो पे दर पे ऐसे आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और इल्जामात, जैसे हुसैन हक्कानी को पहले उन्होंने निशाना बनाया अपने आर्टिकल्स में, लेकिन अब वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी बात करते हैं। अपने आर्टिकल्स में वो लिखते हैं कि हक्कानी ने जरदारी को बताया कि सब कंट्रोल में है, मेमो किस्सा कुछ दिन में खत्म हो जाएगा जब तरदीदें आ जाएंगी। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, मेरे पास जो हकायक हैं वो ये तज्जिया करने पर मजबूर करते हैं कि उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन का हुसैन हक्कानी और सदर जरदारी को इल्म था। उन्होंने शायद CIA को पेश की इजाजत भी दे रखी थी। सवाल ये उठता है कि इस ऑपरेशन वाले दिन अमरीकी सफीर बरतानिया में क्या कर रहा था? ये एक निजी दौरा था जिसका सिर्फ आसिफ अली जरदारी को पता था। क्या तमाम को लूप में लिया जा रहा था? ये बात अब अदालत ने साबित करनी है कि जरदारी का इस पूरे वाकये में क्या रोल था, वो शामिल थे या नहीं। नाज़रीन, ये बात कर रहे हैं मंसूर एजाज जो अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं इस हवाले से, और ये आर्टिकल्स पब्लिश भी हो रहे हैं और अमेरिकन जरीदे इनकी बार बार मिसालें भी दे रहे हैं। मामला इस तरह मजीद आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। वो ये कह रहे हैं कि कियानी साहब ने जब आसिफ अली जरदारी साहब से जो मीटिंग होती है तो उन्होंने 2 विफाकी वज़रा के नाम भी लिए, जिसमें रहमान मलिक और डॉक्टर आसिम का नाम भी आ रहा है, सुलेमान फारूकी का नाम भी इसमें आया, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ये वो बात अपने आर्टिकल में इस वक्त लिख रहे हैं। अभी तक इस खबर की तरदीद हमें ईवान सदर या ISPR की जानिब से नहीं आई। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कि मेमो गेट सियासत में किस किस्म की तब्दीलियां लाएगा, मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि वो तकरीबन 3 हफ्ते बाद अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे कि वो किस किस्म की जवाबी कार्रवाई करेंगे। जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो वो भी इस मैदान में कूद पड़े हैं और उनका ये कहना है कि तमाम इंक्वायरी वो खुद देखेंगे और सदर जरदारी इसकी जिम्मेदार नहीं है, जो कुछ हुआ वो अपने सर लेने को तैयार है। सवाल ये पैदा होता है, उनका नाम इसमें कहीं शामिल नहीं, तो वो क्यों अपने सर मलबा लेने पर तैयार हैं? लेकिन मेमो गेट की जब हम बात करते हैं तो सदर साहब को अचानक साजिश की बू नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद चढ़ाई कर रही है अपनी सियासी जमात पर और विफाक बचाओ तहरीक करने का ऐलान भी कर दिया गया। ये इशारा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। गालिब का ये शेर भी इस पे सादिक आता है, बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। किस बात की पर्दादारी है मेमो गेट स्कैंडल पे, इस पे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर साबिर बलोच साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। आप साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आप साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद ग्रुप को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे शेख रशीद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एबटाबाद कमीशन के सामने आप पेश होंगे, क्या लग रहा है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये 2 मई का वाकया जो है, ये इसके पीछे दोस्ताने पहने हुए हाथ हैं। उस वक्त लोग मेरी बात को मजाक समझते थे। अमेरिकन एक सुपर पावर इतना बड़ा इंसिडेंट करने जाती है जिसमें एक हेलीकॉप्टर गिरता है। ये ऐसे ही है जैसे अमेरिका में 2 हेलीकॉप्टर गिरते हैं, सॉरी जैसे ईरान में जब उन्होंने किया जी, और उनके रेस्क्यू ऑपरेशन साथ होते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेमो जो ये गेट है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। असल मसला 2 मई है जहां से ये सब चीजें निकली। लेकिन शेख साहब तो उसको रिलेट तो इसी से करेंगे ना, क्योंकि मेमो भी 2 मई के बाद ही आता है। तो लेकिन फिर आप क्या कह रहे हैं? दस्ताने पहना हुआ था ये सारे का सारा मामला, अब ये दस्ताने जब खुलेंगे तो कहां तक ये जाएगा? ये सीन दूर तक जाएंगे। जो NGO पकड़े गए हैं, जो NGO वहां काम करते थे, जो लोग वहां काम करते थे, जिनको वो वीजे जारी हुए, ये सारे केसेस सीरियस केसेस हैं। लोग उनको छुड़वाना चाहते थे, आर्म फोर्सेस ने उनको इनकार किया, और देयर इज ए बिग 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 इशू
between the civilian government and the armed forces. लेकिन ये खुरा कहाँ तक जा रहा है? आसान अल्फाज में जरा मुझे पता कहाँ तक जा रहा है, अभी मैं कहूंगा तो वक्त से पहले होगा, क्योंकि एक बड़ा सीरियस केस है। इसमें मेरा ख्याल है कि हमें बहुत मोहतात रहना है, जहाँ तक खुरा जाना है। अगर ये हुसैन हक्कानी का रेजिग्नेशन ऑन द डिजायर एंड डिमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस हुआ है, उनसे इस्तीफा लिया गया, अगर ये केस गलत साबित होता है तो ये स्काई लैब फौज पे गिरता है। अगर ये ठीक साबित होता है और यकीनन उनके शवाहिद बड़े मजबूत हैं, उन्होंने सारे काम पक्के करके किए हैं, तो फिर यकीनन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आप जिक्र करें, मंसूर एजाज ने आज 2 नाम दे दिए, रहमान मलिक, डॉक्टर आसिम का नाम दे रहे हैं कि 2 वफाकी वुज़रा भी इसमें शामिल थे। कियानी साहब ने मीटिंग में ये पॉइंट उठाया कि इनसे भी इस्तीफे लिए जाएं। इसमें कितनी सदाकत आपको लग रही है? मुझे इनका तो नहीं पता, एक आधे ब्यूरोक्रेट्स का पता है। सलमान फारूकी? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मुझ तक जो बातें हैं उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, कुछ एक्स सर्विसमैन के भी नाम है। मसलन मैं अभी, इट्स अ सीरियस थिंग, कल मुझे ये कोर्ट्स बुला लेंगी, 13 तारीख को मैंने पेश होना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। हालांकि मेरा इंटरव्यू में ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, 2 मई वाली, उस वक्त मेरा गेस्ट था। अब तो इसमें शहादतें दाखिल होने शुरू हो गई हैं। जब जिस बुनियाद पर मुझे बुलाया गया 13 दिसंबर को, वो बात मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस थी कि भी मुझे ऐसे दिखाई देता है कि अमेरिका इस तरह नहीं कर सकता। तो ये अमेरिका अगर ऐसे नहीं कर सकता तो इसका मतलब हमारे अंदर के लोग मिले हुए थे, बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे जो 2 मई के वाक़े पे उनको पता भी था, जैसे कि मंसूर एजाज अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे, मंसूर एजाज कह रहे हैं कि इस साजिश का इल्म था पहले से। ये मुझे नहीं पता। आर्म फोर्सेज में जब एक नाकाम ऑपरेशन, जब वो कामयाब हुए और आर्म फोर्सेज को एक इस मरले से गुजरना पड़ा, उसके बाद जो लोग अपना एक एक्सरसाइज करते हैं कि उनको क्यों नाकामी हुई, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, उसमें ये बात उन तक, उनके एनालिसिस तक है कि देयर वाज एट लीस्ट आर्म फोर्सेज वाज। लेकिन जो एक्स फौजियों की कन्वेंशन हुआ है या एक्स सर्विसमैन ने खिताब किया जनरल कियानी ने, उसमें उन्होंने कहा कि एट लीस्ट आर्मी वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट। 2 दफा उन्होंने एटलीस्ट किया, जिसका मतलब बड़े वाजे था कि उनको नहीं पता था, किसी और को पता हो तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बहुत सारे अहम इशारे भी कर रहे थे। बलोच साहब, आपसे जवाब लेने से पहले जरा सेनेटर तारिक अजीम साहब से मैं बात कर लूं, आपको क्या लग रहा है कौन कौन मुलव्विस थे? अभी जैसे हम बात करें, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैं सामने आऊंगा, मैं इंक्वायरी भुगतूंगा, जो कुछ होगा मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, सदर पाकिस्तान पे कोई नहीं हाथ डाल सकता। तो ये क्या कोई जुर्म अगर किसी कोई भी करता है तो मेरा ख्याल है कि जो पिटीशंस गई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें कहीं भी सदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। ये खामखा जाके प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को शील्ड बना रहे हैं। वो अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि सदर बार के जी देखिए, किसी ने बात नहीं की, ना उस पिटीशन में कहीं आर्टिकल 6 का जिक्र है, ना कहीं साजिश का जिक्र है, ना कि बगावत का जिक्र है। अभी तो सिर्फ ये कहा गया है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और मैं समझता हूं ये हुसैन हक्कानी साहिब और दूसरे लोगों के हक की बात है, उनका हक है कि वो अपने आप को क्लियर करवा सकें, और इसका आसान तरीका है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसमें उनका नाम। लेकिन पीपल्स पार्टी घबरा क्यों रही है? अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जवाब तो पीपल पार्टी वाले देंगे। बंगाल का जिक्र करते हैं, बांग्लादेश बनने का जिक्र होता है, कभी बड़े अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि ये उसके बाद 4थी लाश यहां से ना जाए पंजाब से। ये मैं समझता हूं कि मेरा ख्याल है कि मेरे भाई पीपल पार्टी वाले भी इसको एग्री करेंगे कि देखिए, उस दिन शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद 9 हमारे लर्नड जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द लैंड, वो बैठ के बात करते हैं, तो आप उनकी जजमेंट को, उनकी जो है सोच समझ को आप कह रहे हैं, झुठला रहे हैं कि उन्होंने ठीक फैसला नहीं किया, और आप जो समझ रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं बात। उनको चाहिए था कि उसको वेलकम करते, उसको कहते जी बिल्कुल हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और ये हुसैन हक्कानी साहब और दूसरे लोगों के हक में बात जाती है। उनका भी राइट है कि दे शुड बी नॉट कन्विक्टेड अनहर्ड, बिल्कुल उनका भी राइट। इंक्वायरी होनी से, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, तो लेकिन फिर क्यों तनकीद पीपल्स पार्टी आप पे करी? शेख साहब अभी जो कह रहे थे वो 2 मई के ताने बाने इस मेमो के साथ मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें बेनकाब। मैं एक चीज कहता चलूं कि ये, मैं तो इसको उससे पहले लेके जाना चाहता हूं कि 2 मई का वाकया तो बाद में हुआ, ये 27 जनवरी को शुरू हुआ जब रेमंड डेविस साहब को अरेस्ट हुआ। उसके बाद हमने, आपने को याद है, उसको छुड़वा लिया इन्होंने, उसके बाद हमने सारे ट्रेनर्स वापस किए उनके, उसके बाद जाके 2 मई का वाकया आता है, वो रिकवर हो जाता है, उसके बाद 11 मई को ये मेमो लिखा जाता है, उसके बाद 10 अक्टूबर को जाके वहां पे पब्लिश होता है फाइनेंशियल टाइम्स में। तो ये ताना बाना सारे जो लंबे चौड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है कहां तक जाएगा खुरा? जो मैंने उनसे सवाल किया था, उनका बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि ये इंतहाई हसास मुकदमा है, और पूरे मुल्क के अवाम जो है उनमें इसराब पाया जाता है, और वो ये जानना चाहते हैं कि ये मसला है क्या।
اچھا، اب اس میں بڑی لمبی چوڑی باتیں تو ہو چکی ہیں، میں بالکل جہاں سے طارق عظیم صاحب نے ختم کی میں آگے سے شروع کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا الزام ہے اور اس الزام کو ایک حد تک حکومت نے تسلیم بھی کر لیا ہے جب انہوں نے حسین حقانی سے استعفیٰ لیا، طلب کیا استعفیٰ، یعنی کہ خود سے نہیں انہوں نے دیا۔ اچھا، اب بات غداری کی بھی ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ایبٹ آباد کی بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، حکومت کو اس پہ کیا چاہیے تھا کرنا؟ حکومت کو کسی اور اپوزیشن یا کسی اور طاقت سے پہلے خود سب سے پہلے میدان میں آنا چاہیے تھا کہ جناب اگر وہ ملوث نہیں ہے، یہ کام ہم نے نہیں کیا، اور وہ خود بلکہ عدالت کو انوالو کرتے، پارلیمنٹ کو انوالو کرتے، نہیں کیا کوئی کمیشن بنا اچھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک تردید کی۔ میری بات سن لیں، لیکن آگے ذرا چلتے ہیں، وہ تردید تو کر دی، لیکن میں یہ ذرا ایڈ کر دوں ساتھ میں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پنجاب وفاق کے خلاف سازش کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں۔ پنجاب کہہ رہے ہیں جی 3 لاشیں یہاں سے گئی ہیں، جیسے کہ پنجاب نے وہ لاشیں بھیجی تھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے قتل کیا بے نظیر کو وہ موجودہ حکومت اور پیپل پارٹی کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، ان کو نہیں پکڑتے، پنجاب پہ لا کے اس لیے پھینکتے ہیں تاکہ علاقائی اور تعصب کی سیاست جو ہے وہ کی جائے۔ پھر یہ عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں، مثلا وہ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں جی ہمیں ریلیف نہیں ملتا۔ بھائی آپ کو شریف برادران کو نہیں سنیں نا، کون سا ملتا ہے ہمیں، کون سا ریلیف ملا، اور آپ کون سا ریلیف مانگ رہے ہیں؟ یہ ریلیف کیا مانگ رہے ہیں؟ حج کیس میں ریلیف مانگ رہے ہیں، NICL میں ریلیف مانگ رہے ہیں، سوئس بینکوں کا ریلیف مانگ رہے ہیں، NRO کا ریلیف مانگ رہے ہیں، اسٹیل مل کا ریلیف مانگ رہے ہیں۔ میمو پہ کیوں زیادہ شور مچا ہے؟ دیکھیں میمو، یہ چور کی داڑھی میں تنکا، سینیٹر صابر بلوچ صاحب، بڑی خاصی دیر سے ہم نے اس لیے کہا کہ سارے پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ جائیں۔ پیپلز پارٹی کیوں خوف زدہ ہے؟ کیوں اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی گئی اور اس کے بعد دھواں دھار بیانات آ رہے ہیں میمو کے حوالے سے؟ اس میں خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ پیپلز پارٹی یا ہم خوف زدہ ہیں؟ آپ نے کہا نا وفاق بچاؤ تحریک اعلان آپ میری بات شروع کرنے سنیں کے گے بی بی، آپ نے مجھ سے ایک بات کی۔ دیکھیں، ایک حکومت کا ایک ایمبیسیڈر، اس پر ایک ایلیگیشن لگتا ہے، گورنمنٹ نے اس کو بلایا، اس نے ریزائن کیا، اور ریزائن کرنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا، he pledged himself۔ انہوں نے نہیں کیا، ان کو طلب کیا گیا، پاکستان بلایا گیا، آرمی چیف DGISI کے سامنے بٹھایا گیا اور استعفیٰ لیا گیا۔ دیکھو جی، پارلیمنٹری کمیشن کے سامنے اس نے کہا کہ میں ہر بات کے لیے تیار ہوں، یہاں بیٹا۔ اچھا، پرائم منسٹر صاحب نے ابھی آپ نے جو فرمایا کہ جی کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے آپ کو جو نا ڈریگ کر رہے ہیں، اٹس ناٹ دی کوسچن آف ڈریگنگ ہم صرف، وہ چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کا اور اس کی ذمہ داری۔ لیکن صدر صاحب کو تو نام آیا نہیں، سپریم کورٹ میں بھی نہیں آیا، وہ پھر کیوں صدر صاحب پہ آ گئے کہ جی صدر صاحب کو میں بچاؤں؟ آپ عرض سنیں میری، دیکھو بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھو جب یعنی پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک پارلیمنٹری انکوائری کمیشن بنا کے اس کے ذریعے انکوائری کریں گے، تو اس کے ساتھ جب پارلیمنٹری کمیشن جب بننے جا رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو یعنی اسے کہا کہ میں اس کی نگرانی بھی کروں گا اور فیئر انویسٹیگیشن ہوگی، تو پھر ایک پیرلل انکوائری کی کیا ضرورت ہے؟ پیرلل انکوائری، لیکن کل بھی ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کی تھی، کرمنل جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے کورٹ کر سکتی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی۔ اسحاق ڈار صاحب کو میں حوالہ دے دوں، آپ کے ساتھ ہی سینیٹر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے، آپ مجھے بات تو کرنے دیں پلیز، لیٹ می کمپلیٹ۔ جب تک آپ میری بات آدھی آپ نے سنی اور آدھی نہیں سنی تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ اچھا، بات بیسیکلی یہ ہے کہ ایک پیرلل آپ نے جناب نواز شریف صاحب تشریف لے گئے وہاں پہ کہ جی کہ دیکھو وہ خود سیاستدان ہیں، ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، یہ میرے ساتھ میرے 2 دوست پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اول تو آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں، سپریم کورٹ کرے یا کوئی اور کرے، کہ کیا پارلیمنٹ کی ضرورت اس ملک میں ہے یا نہیں ہے، کیا پارلیمنٹ ایک مستند ادارہ ہے یا نہیں ہے، کیا پارلیمنٹ پاور ہے ایک انویسٹیگیشن کرنے کا یا نہیں ہے۔ لیکن بڑی معذرت ساتھ دیکھیں بات میں صرف ایڈ کرتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ اس طرح آپ کی کمیٹیز جو ہیں وہ سفارشات دیتی ہیں، ان کی سفارشات کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ اس میں ابھی آپ منصور اعجاز صاحب کو، آپ میری بات سنیں، منصور اعجاز صاحب آپ نے دیکھا کہ وہ روز ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایک نئی، آپ سو کیوں نہیں کرتے؟ میری بات آپ دیکھیں نا، اب میں آتا ہوں اسی بات پہ۔ اچھا، ایک نئی بات کرتے ہیں، اس کی باتوں میں کسی قسم کی جو ہے نا کوئی ڈیپتھ یا کوئی سیریسنس ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص فرض کر لو، اگر وہ کہتا ہے کہ جی کہ وہ میمو جا کے منصور اعجاز صاحب نے پہنچا دیا وہاں پہ، بھئی who's the culprit؟
وہ تو بات کی بات ہے, انکوائری میں پتہ چلے گا کہ کتنی انوالومنٹ ہے, کتنی انوالومنٹ ہے حقانی صاحب کی یا نہیں ہے. لیکن وہ شخص جو خود کہتا ہے کہ جو میں نے جا کے پہنچا دیا ہے میمو, اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. لیکن سو کیوں نہیں کیا جاتا طارق؟ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, ابھی الزامات وہی بات ہوئی, یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں مجھے کہ جی آپ جا کے فلانے کا قتل کریں, اور جب میں مجھے چاہیے کہ میں جا کے تھانے میں کسی جگہ بتا دوں آپ مجھے یہ تو ابھی اس کو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. اچھا بات سپریم کورٹ, آرٹیکل پہ آرٹیکل لکھتا جا رہا ہے, سپریم کورٹ کو ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے. بی بی میں آپ کو ایک بات بتا دوں پلیز, یہ بڑا سینسیٹیو بات ہے. سپریم کورٹ ایک نیوٹرل ادارہ ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. وہاں پر لوگوں کو بلا کے سیاسی تقریروں کی اجازت نہیں دینی چاہیے. سب ایسے ہی ہو رہا ہے, سپریم کورٹ نیوٹرل ادارہ نہیں رہا. لیکن ہم میمو پہ ذرا آ جائیں نا. بڑی ایک آسان کام تھا کہ جیسے 10 اکتوبر کو فائنینشیل ٹائم جیسا اخبار وہ جب آپ کے خلاف ایسی بات کرتا ہے, اور کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, وہ تو وہاں کی عدالتیں, برطانوی عدالتیں ایک دم بتا دیتی, اور کچھ نہیں. تو وہاں پہ پریس کمپلینٹ کمیشن ہے, آپ اس کو ایک خطی ڈراپ کر دیتے. لیکن آج ڈیلی 20 میں ایک نیا آرٹیکل آ گیا جس میں نئے انکشافات کیے گئے. بالکل, اب اس میں انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن کون سا جریدہ وہ شائع کر جس کی آپ ریفرنس دے رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نیوز ویک کا جو ہے, نیوز ویک انٹرنیشنل کر رہا ہے. میری اطلاع کے مطابق کل سی این این پہ فرید زکریہ جیسا بندہ ان کو انٹرویو کر رہا ہے. نیشنل سیکورٹی کونسل کے بندے کہہ رہے ہیں, جم جونز کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو ہے اس کی اپروچ جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل تک بھی ہے. سرٹنلی مجھے میمو ملا. ہم نے تو پہلے کیا کہا کہ ہمیں میمو جیسی چیز ہے ہی کوئی نہیں, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ایسا ملا ہی کوئی نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, ہاں ملا تھا. اس کے بعد جیم جونز نے جب کہا تو ملن صاحب کو بھی یاد آ گیا, ان کی بھی یادداشت تازہ ہو گئی. لیون پونیٹا کہتا ہے جی ملا ہے. لیکن یہ جو سب یعنی کہ سب لوگ جو ہیں اس کو اتنا سیریسلی لے رہے ہیں, اور ہم اس کو بالکل نہیں لے رہے. یعنی کہ اگر 10 اکتوبر کو آپ صرف خالی سو کر دیتے ہیں خود خبر کو, آج نیوز ویک کی ہمت نہ ہوتی کہ ایسے آرٹیکل. مجھے مختصراً مشاہد اللہ خان صاحب یہ بتائیے, دو جو اب نئے وفاقی وزراء اس میں آگے, اب کیا ہوگا, اس پہ بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ یہ نیوز ویک ہی لکھ رہے ہیں. دیکھیں ایکشن جنہوں نے میمو پہ نہیں لیا, اصل تو دیکھیں اگر یہ انوالو نہ ہوتے, اور بہت سارے کام ایسے ہیں, کام تو طرز حکمرانی تو جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے نا. ایکشن کیا لیں گے, ایکشن یہ تو نہیں لیں گے. اپنے خلاف بھی کوئی ایکشن لیتا ہے کبھی؟ ہم کورٹ میں گئے کس لیے ہیں؟ یہ پارلیمانی کمیٹی کی بات جو کرتے ہیں, مجھے بتائیں کتنی کمیٹیاں ہیں؟ نہیں, وہ تو کمیٹی پہ کمیٹی بن جاتی. کتنی کمیٹیوں نے آج تک کوئی رزلٹ دیا, یہ ذرا مجھے بتا دیں. پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد پہ تو عمل درآمد کرتے نہیں, کمیٹی کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے بے توقیر کیا ہے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ کی افادیت ہونے ہے, ہم آج بھی کہتے ہیں پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے, لیکن پارلیمنٹ کو چلاتی ہے ایگزیکٹو اپنا کردار ادا نہیں کرے. اب آپ دیکھیں, میں دیکھیں یہ مشکوک کتنے ہیں. میری بات سنیں, یہ دیکھیں یہ حکومت جب سے بنی ہے مشکوک حرکتیں کر رہی ہے. مثلاً محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی بلیک بیری تھا ایک, 8 مہینے بعد. آپ ذرا دیکھیں مشکوک بات کیا ہے. 8 مہینے بعد ان کے ایک قاضی ایک ملازم نے لا کے دیا ہے, وہ مل گیا ہے. اچھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے صاحب. اب ایک بلیک بیری اور ایک لیپ ٹاپ حسین حقانی کا ہے. 3 بلیک بیری وہ کہہ رہے ہیں, منصور اجاز 3 بلیک بیری چینج کیے گئے, 3 بلیک بیری چینج کیے گئے, اور امریکن حکام سے کہا گیا کہ میرا ڈیٹا جو ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے. یہ تو بلیک بیری تو خاصا خطرناک ہے. اس میں ہم مزید گفتگو کریں گے میمو گیٹس اسکینڈل کے حوالے سے, وفاق کو کیا خطرہ ہے پنجاب کے حوالے سے, اس پہ مزید بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوال ہم یہ اٹھائیں گے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وفاق کو خطرہ ہو گیا میمو گیٹ اسکینڈل سے, وفاق بچاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا. یہ کھوسا صاحب کریں گے, اس تحریک کو لیڈ کریں گے, گورنر پنجاب ہے. تو کیا وفاق کو کیا خطرہ ہوگا؟ میمو گیٹ اسکینڈل ہے, آپ جائیں سپریم کورٹ میں, پھر اگر انکوائری ہوتی ہے, خطرہ کس چیز سے؟ کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے. یہ بات آپ جو نا, میں آپ کو عرض کروں آپ کو کہ جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف سازشوں پہ سازشیں, اس میں بھی یہ سازش, یہ بھی سازش, ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. آپ لیکن میری بات سنیں گے, ٹھیک ہے, آپ میری بات سنیں گے. جب چلیں آپ بولیں, میں آپ سے بھی سوال کروں. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اچھا بات بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو
एब्सोल्युटली इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी खत्म होगी, पार्लियामेंट की एम्पावरमेंट खत्म होगी, तो मुल्क से डेमोक्रेसी का भी खात्मा हो जाएगा। और ये पीपल्स पार्टी का फर्ज है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का फर्ज है, अब इस गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो हम पार्लियामेंट की बालादस्ती को बरकरार रखें, बालादस्ती को, डेमोक्रेसी को जो ना उसको बचाएं। ये बिल्कुल साजिश है। एक सवाल सुन लें, छोटा सा सवाल सुन लें। मंसूर एजाज के साथ फिर DGISI पाशा साहब अकेले जाके 4 घंटे की भी मीटिंग क्यों करते हैं? नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो, ये सब हाइपोथेसिस अगर ये साजिश, मेरी बात सुनिए ना, ये सब हाइपोथेसिस पे है। अगर पाशा साहब रिपोर्ट हुई है, आप मेरी बात रिपोर्ट हुई है, प्लीज आप मेरी बात सुनिए ना। बात ये है कि एक एलिगेशन था, अब उस एलिगेशन को जिस तरीके से लिया गया उसमें फौज भी इन्वॉल्व हुए, उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुए, उसमें मंसूर एजाज साहब भी इन्वॉल्व हुए। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि मैं एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो ये कि फर्ज कर लो, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आप मुझे कहते हैं कि जी के साबिर आप जाके फलाने शख्स को कत्ल कर दे, मैं जाके उस बंदे को कत्ल करता हूं, तो हू इज द कल्प्रिट? आई एम द कल्प्रिट। अब वो तो ये कि देखो, या तो ये है कि मैं, आपने अगर मुझे कहा है आप कंस्पिरेसी कर रहे हैं, मेरी अर्ज सुनिए, आप क्या कार्रवाई करें? चले कोर्ट तो करती है, पिटीशन भी आ गई, हुकूमत वक्त क्या करें? देखो हुकूमत वक्त अगर ना करता, हुकूमत ने ये किया कि अपने एम्बेसडर को बुलाया और एम्बेसडर से कहा गया कि इस्तीफा ले ले पे मामला खत्म हो गया। नहीं, मामला खत्म नहीं, इस्तीफा ले ले, इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट्री कमीशन बनेगी, पार्लियामेंट्री कमीशन जो है इसकी वो उसकी इंक्वायरी करेगी, उसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी करेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका आपके साथी बैठे हैं, मुझे अफसोस की बात, आपके साथी बैठे हैं, और कोई बात नहीं, अफसोस की बात, आपके दोनों साथी बैठे हैं। एक चीज को देखें, एक चीज का जवाब और तारिक अजीम साहब मुझे दे दें, नवाज शरीफ को क्या जरूरत पड़ी, नवाज शरीफ को क्या जरूरत पड़ी कि वो जाके एक ऐसे इशू पे कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट दो चीजें मैं क्लियर कितनी बात हेजेमनी को खतरा है की बात करें ना, मेरे भाई हेजेमनी को खतरा है, वो अपनी हेजेमनी को बचाने के लिए, देखो ना ये सब दो चीजें हैं। एक मैं आपसे अर्ज करता चलूं, एक तो जी कमेटी में और कमीशन में फर्क है, बिल्कुल एक चीज। दूसरी चीज ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कही, उन्होंने कहा कि इसमें देयर आर एलिमेंट्स ऑफ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल नेचर, ये याद रखिए, सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। क्रिमिनल नेचर को बैठ के इन्वेस्टिगेट करने का ना हमें इख्तियार है किसी कमेटी को, ना ही हमारे पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज है कि मैं रिसर्च एंड मोशन के पास चला जाऊं कनाडा में और से कहूं जनाब मुझे इसका सारा, ठीक है, ना हमारे पास किसी कोई बंदा जो मैं बता दें, एक बंदा बैठा हो। मैं कहता हूं जी बिल्कुल कोई किसी ने ट्रीजन नहीं की। अगर साजिश की गई है तो सबसे बड़ी साजिश जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट साबिर साहब, खुद पीपल पार्टी अपने खिलाफ करती रहती है। आपने भी कसम खा रखी है कि आपने कोई नेक काम नहीं करना, हर काम करके उसके बाद यूटर्न मारना है। मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन आपको भी पता है कि सारी चीजें तो आप खुद मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे 4-5 चीजें, 4 साल हो गए माशाल्लाह आपको हुकूमत में, 4-5 चीजें अच्छी गिनवा दे मुझे, जो कि अवाम के लिए, जिनके लिए आपने रोटी पानी कपड़े मकान का नाम दिया था, नारा लगाया था, उनके लिए, अवाम के लिए 4-5 चीजें गिनवा दे मुझे। मेरी आप क्यों सुने, बारी हमारी है। सबसे एक बात क्वेश्चन अच्छा बात सुने, आपने कहा जी पीपल्स, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने सबसे बुनियादी काम यह किया कि पीपल्स पार्टी ने आपकी सियासी ढांचे को मजबूत किया। आपके आपके जनाब आप देखें, क्या बात करते हैं, अवाम को खाना मिल गया, उसकी मां का इलाज हो गया, बच्चे की लाइनों में लगा दिया, रोटी के लिए वो तंदूरों पे बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं। सपोर्ट प्रोग्राम जो बनाया गया उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो अवाम को मिल रहा है, उसका देने का ऐलान किया, 7 करोड़ एक एमपीए को मिलेंगे, 7 करोड़ बताइए, वो अवाम के पेट में जाएगा, ये एमपीए के पास जाएगा। बात ये है बलो सब अफसोस मुझे आप पे है, आप पे ये अफसोस है कि आप पाकिस्तान के, आपको आधे से ज्यादा, आपको मुझ पे अफसोस है, सुन ले मेरी और बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताया कि आपने पंजाब के लोगों को क्या दिया, मुझे बताओ। ये एक लंबी डिबेट के अलग वापस मेमो पे आएंगे, पंजाब और मरकज पे नहीं आएंगे। आपने सस्ती रोटी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया, ये साजिश है। अब अगर हम यही काम शुरू कर रहे हैं आपके साथ, फिर जब बोले शाहिदुल्लाह खान साहब, ये शुरू में शेख साहब ने भी कहा था ये ताने बाने बिल्कुल आगे जाएंगे, बेनकाब हो कैसे होगी ये साजिश सारी की सारी? देखिए ये खुद से साजिश करते हैं अपने खिलाफ।
बात यह है कि कोई बात हुई नहीं है, घबराहट कितनी है? कोई घबराहट नहीं है। अच्छा सुन ले मेरी बात, सुन ले। मतलब कहते हैं जी कि घबराने वाले लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं? घबराए हुए तो है ना, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी मैं जिम्मेदारी लूंगा, इसका मतलब मेरी बात तो सुन लेना। देखें जॉब, अच्छा चले, उनकी जॉब है सदर को डिफेंड। मुझे एक बात ये बता दे, मेरा एक सवाल है। उनकी जॉब है सदर को डिफेंड करने की चले, जरूरत ही उनकी नहीं जॉब है। है, वो चले पार्टी के कोच है, उनकी जॉब है, वो defend करेंगे। मेरा सवाल है इनसे, ये पूरी पीपल पार्टी से, मुझे को 3 पार्लिमानी कमेटियों की रुदात बता दें जिसमें कोई फैसला हुआ हो। अच्छा ठीक है, किसी 3 की बता दें, ये बता दें। तो क्या प्राइम मिनिस्टर चले इतना ये बता दें, दूसरी बात दे सकते हैं किसी कमेटी को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? नहीं कर दे सकते सकती। नहीं, ये तो देखें, ये हुकूमत क्राइम कर सकती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के खिलाफ। ये सारे लोग ये क्रिमिनल केसेस में वजीर अंदर है इनके, मैं को हवा में नहीं कह रहा। ये सिर्फ इस चक्कर में है कि जो साल बच गया मजीद क्राइम हमें करने दे और रिलीफ मांगते हैं। व्हाट क्राइम यार? करप्शन, डूबे में आप करप्शन के समुद्र में। मंसूर एजाज पे क्या करेंगे? चलिए मंसूर एजाज की बात कर रहा हूँ। मंसूर एजाज पे क्या करेंगे? मंसूर एजाज पे क्या करेंगे? मंसूर एजाज के मैं बता आधे से ज्यादा पाकिस्तान पे आप हुक्मरानी कर रहे हैं और मुझे करप्शन की बात कर रहे हैं। सर, मंसूर एजाज का क्या करेंगे? आपने रोटी के नाम पे करप्शन की, आपने घर के नाम पे, मंसूर एजाज पे क्या करेंगे? रोटी के नाम पे आपने करप्शन की। क्या चाहिए आप बताओ? क्या अभी आप, मैं तो बता रहा हूँ ना, आपके लोग अदालतों में, हमारा कौन सा आदमी? हमारा तो अगर हमारा एक आदमी को पकड़ा गया, हमारा कोई वजीर अगर किसी करप्शन में मुलव्वस था उसको निकाल दिया गया है। आपने निकाला है? निकाला क्या निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है, आप बचा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, उनको तो आपने डिफेंड ही नहीं किया, बाकी लोग तो बचा रहे हैं भाई, किसी को नहीं बचाते। अभी आपके भी अंजुम वकील सब पकड़े गए। अंजुम वकील हुकूमत का वजीर नहीं है, कारपोरेशन का चेयरमैन नहीं है, उसका जाती झगड़ा है। मेमो स्कैंडल पे आए ना, ठीक है, मेमो स्कैंडल पे ये मैं आ रहा हूँ। आपके निसार मंसूर एजाज के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? पीपल्स पार्टी लेगी नहीं लेगी? शरीफ बरादरान का झगड़ा क्या है बेसिकली, मुझे बताएं। किसके साथ? करप्शन पे झगड़ा है उनका। अच्छा, क्या आप बताएं ना, क्या उनके दरमियान आखिर वो व्हाट्स द रिफ्ट? चौधरी निसार अली खान। अच्छा अब आप डिस्कशन दूसरी तरफ मुझे जवाब नहीं मिल रहा। मंसूर एजाज के खिलाफ मुझे बताएं ना, मेमो पे मंसूर एजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई मेरी बात करने देखिए, इन्होंने बात नहीं करने दी। अब ये बात करेंगे, मैंने डिस्टर्ब करूंगा ना तो फिर ये टाइम भी जाया हो रहा है। अच्छा, बात ये कि चौधरी निसार की ये बात कर रहे हैं, चौधरी निसार पे करप्शन की बात कर रहे हैं, जिसको ये कल की बात मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, उन्होंने बाकायदा लेटर दिया है कि तुम्हारी कारकर्दगी की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है। उसने 115 अरब रुपए रिकवर करके दिए, इन्होंने 15 अरब नहीं रिकवर दिए, कई सौ अरब खा गए, डकार गए ये। लेकिन मंसूर एजाज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल सारे चोर अगर इकट्ठे हुए हैं, करप्शन हो रही है। सर मुझे सर जवाब दे, मैंने मंसूर एजाज का सर क्या होगा? देखिए, मंसूर एजाज का ये है कि इन्होंने किया है कोई वारदात जो इतने ये बेताब हैं, अगर इन्होंने कुछ ना किया, नहीं एक्शन तो लेंगे ही नहीं। देखिए भाई, मशकूक लोग हैं, मशकूक ना होते तो ये हमसे पहले अदालत में जाते कि एक्सोनरेट करते। यहाँ पर मेरे खिलाफ है कि इसका अदालत से कोई वास्ता नहीं है, इसका अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने फैसला करना है क्या? कोई क्राइम आपने फैसला करना है? अगर मुल्क में कोई क्राइम हो रहा है, हम अदालत में न जाए, हम पार्लियामेंट में चले जाएं। तो हम अदालत में न जाए, अदालत में ही करेंगे ना, फिर कहाँ पे करें? टॉक शो में साबित करेंगे, अदालत ही में साबित होगा ना भाई। आहिस्ता से बात, आहिस्ता से क्या आप बात नहीं कर रहे? बात कर रहे हैं, नंबर मैं ब्रेक लेती हूँ। तारिक अजीम साहब से मैं जवाब लूंगी इसी हवाले से, और बात होगी मेमो पे ही, हम कोशिश करेंगे इस पे बात करें। मंसूर एजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर साजिश कर रहे हैं और इतने इल्जामात लगा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी खामोश क्यों नहीं है? बाहर के अखबारात के खिलाफ वहां पे हर जाने के दावा क्यों नहीं करती? उनको सू क्यों नहीं करती? पाकिस्तान क्यों नहीं तलब करती, जबकि वो पाकिस्तान आने पे तैयार है? इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी मंसूर एजाज की क्रेडिबिलिटी क्या है, और ये साजिश अगर की जाती है तो पीपल्स पार्टी साजिश को बेनकाब क्यों नहीं करती? पे दर पे इल्जामात अगर एक बंदा लगा रहा है, अपने आर्टिकल्स में बार बार लिख रहा है, तो फिर क्यों रिलक्टेंट है हुकूमत, इस पर क्यों जवाब नहीं देती? तारिक अजीम साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा बिल्कुल। देखें, क्रेडिबिलिटी जो है एक इंसान की, उसको आप चैलेंज करके, उसके करेक्टर असैसिनेशन करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपने देखना ये है कि बंदे पे नहीं देखना, आपने बंदे के हाथ में क्या है,
वो मैसेंजर पे ना देखें आप, डोंट शूट द मैसेंजर, देखिए उसने मैसेज क्या कैरी कर रहा है, नंबर 1। और दूसरी बात, जिस बंदे को अमेरिकन हाईएस्ट लेवल पे एक्शलॉन जो हैं उनके वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बंदा जा रहा है, वो जाके कुछ छोटे मोटी बात नहीं है कि आप जेम्स जोन्स से मिल रहा है या माइक मलन से जा रहा है या लियोन पनेटा कर रहा है, हिलरी क्लिंटन की बर्थडे उसके घर पे मनाई गई। अब इसको अगर हम इसलिए कि उनको कहे कि जी बंदा पूरा है इसलिए जो मैसेज भी कैरी कर रहा है वो भी बुरा होगा, एक तो ये चीज। दूसरी बात यह है कि खुद एतजाज अहसन साहब जो खुद इनकी पार्टी के पीपल पार्टी के अहम रुकन हैं और बड़े अहम वो हैं वकील हैं, उनसे जब पूछा गया इस वर्डिक्ट आने से पहले, वर्डिक्ट जो दिया सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले पूछा गया कि कौन होगा मोस्ट सुटेबल एजेंसी, कौन सी होगी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने अदालत के बाहर कहा कि FIA इज द मोस्ट सुटेबल एजेंसी, ये खुद कह रहे हैं वो, ठीक है जी। अब तीसरी बात ये आती है वहां पे कि देखिए खुद रहमान मलिक साहब ने, बल्कि मुझे डॉक्टर रहमान मलिक कहना चाहिए, डॉक्टर रहमान मलिक साहब ने कहा कि जी मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, ये इनके राब्ता तो हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारा सफीर जो कि बहुत काबिल आदमी है, उसमें तो कोई शक नहीं है, वो इस किस्म के 2 नंबर बंदे से क्या बातें कर रहा है, उसको तो इस बंदे के साथ इन कांटेक्ट होना ही नहीं चाहिए। सर वो मामला वहां से बिगड़ा कि जब उसने कहा कि मेरे पास और भी एविडेंस है कि मेरा मुंह अब ना खुलवाओ कि अब मामला आगे जो। और तीसरी बात जो है उसमें जो बार बार बात आती है, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे गए हैं एज एन इंडिविजुअल, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट ऑफ नवाज लीग वटेवर, वो एज एन इंडिविजुअल गए हैं, जो हर बंदे का हक है, मेरा भी है, इनका भी है, साबिर साहब का भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, पिटीशन लेके जाएं, आगे उनका ये फर्ज बनता है कि उस पर डिसीजन दें। लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर जो जाएगा खबर तो बनेगी, वो तो सही बात है, खबर भी बनेगी। लेकिन एक मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब जरा एक तरदीद ले लूं या तस्दीक अगर आप एक खबर की कर दें। एक स्टोरी थी डॉन में आई है जिसमें कहा गया कि मियां साहब ने अपनी मीटिंग कैंसिल की, अमेरिकन एम्बेसडर के साथ वो मरी चले गए, वहां एक बड़े कोई सीनियर एहलकार के साथ उनकी मीटिंग हुई है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है? मेरे इल्म में कोई आपके इल्म में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चले फिर हम मेमो पे आ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है? तारिक खोसा ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं सरबराही जो कमीशन है उसकी मैं कबूल नहीं करूंगा, कंट्रोवर्शियल बन गया। लेकिन हमारे मुल्क में अगर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है या किसी मसले को उसकी जांच पड़ताल होती है तो इतना कंट्रोवर्शियल उसको बना दिया जाता है कि इंसाफ भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इससे एक बात तो ये साबित हुई कि तारिक खोसा एक इंतहाई ईमानदार और डिग्निटी वाला आदमी था कि जिस तरीके से इन्होंने गलीज मुगल्लजात बकी हैं 3 दिन उसको, तो उसने कहा मैं नहीं करता। ठीक है, इससे सुप्रीम कोर्ट और तारिक खोसा की इंटेंशन जाहिर हो जाती हैं कि हमारा कोई ये जाती मसला ना पीपल्स पार्टी से है ना इस हुकूमत से है। ठीक है, एक तो इन लोगों की जितनी अप्रीहेंशंस थी वो सारी गलत साबित हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसमें मियां साहब गए हैं और ये इस पे शोर मचा रहे हैं। मैं ये इनसे बड़ा सिंपल एक बात कह रहे हैं कि आप इदारों के पीछे छुपकर मुल्क में जमहूरियत को डिस्टेबलाइज। कौन से इदारों की? ये इशारा किसकी जानिब? सुप्रीम कोर्ट इदारा, ये ना हम तो सुप्रीम कोर्ट गए ना। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट रियासत का एक सुतून है जिसको ये रोजाना इन्होंने 18 फैसले उसके माने नहीं, अभी वहां पे कोई फैसला नहीं हुआ, इब्तदाई समाअत हुई है, अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में हुई है। की तारीफ कर रहे हैं कि जजेस को आपने अंदर जाके मार मार के पीट के उनको जो हमने तो किसी को नहीं मारा पीटा। चले आप तो एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है, उसको आप ही मानते हैं ना, आप ही कहते हैं आपने इसको बहाल किया, आप ही क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आपने ये वजाहत करें, ये जो 2 मिनिस्टर्स के नाम आ गए, मैं तो बड़ी इस पे अब हूं ना कि अब ये क्या होगा, क्योंकि बड़ा बार बार कहा जा रहा है कि हुसैन हक्कानी ने कहा कि जी सदर जरदारी साहब को मेमो का मामला दब जाएगा, तरदीदें आ जाएंगी, 2 मिनिस्टर्स के नाम आ गए, तो अब वो बंदा खुलता जा रहा है, मंसूर एजाज खुलता जा रहा है, डेली आर्टिकल्स लिखता जा रहा है, तो फिर हुकूमत क्यों खामोश है? देखिए, हुकूमत खामोश इसलिए है कि हुकूमत को जरूर कुछ ना कुछ इल्म है कि उनके कुछ लोग अगर ये बोलेंगे तो बोले। देखें, वो तो मंसूर एजाज जो बात ये कह रहे हैं जी मंसूर एजाज ठीक आदमी नहीं है, मशकूक है। हुसैन हक्कानी क्या ले रहा था मशकूक आदमी से? और हुसैन हक्कानी कितना शक व शुबा से वालातर शख्सियत है, सारी दुनिया को पता है उनकी वफादारियां कैसे रही हैं, वो क्या करते रहे आज तक। ये मशकूक कोई चीज नहीं होती। बात ये जो तारिक अजीम साहब ने कही है कि वो कह क्या रहा है, वो इतनी सीरियस बात कर रहा है। ये जिस तरह से उसने कहा कि एक और आर्टिकल मेरा आने वाला है, जिस तरह से ये 4 साल गैर संजीदगी और इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी से हुकूमत चलाते रहे मामलात, इस इशू को भी ये गैर संजीदगी से ले रहे हैं। ये गद्दारी का मामला है, ये ट्रिलियन का मामला है,
اور یہ اگر لیبل لگا لیا نا، لیبل نہیں میں نے لگایا، معاملہ میں نے کہا، معاملہ غداری کا. دیکھیں معاملہ تو وہی تو میں عرض کروں بھائی اگر میمو چاہیے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات کریں، آپ پاکستان کی ایجنسیز کے بارے میں بات کریں تو غداری تو ہوگی نا. دیکھو اگر وہ میمو ٹھیک ہے تو پھر غداری آپ نے جب جی چاہے آپ کہتے جی میں لٹکا دوں گا کل اس کو. چلیں اتنا بتا دیں منصور اعجاز کے خلاف کارروائی کریں، مجھے اتنا بتا دیں، لوگوں کو لٹکا دوں اتنا بتا دیں. بلوچ صاحب کیا کہا؟ چوروں کو لٹکائیں گے، ڈاکوؤں کو لٹکائیں گے، لٹکائیں گے. آپ چوری سے باز نہیں آئیں گے. بڑا چور تو آپ کہیں گے یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم چوری کریں گے ہمیں لٹکاؤ نا بس، اور جو کہے گا لٹکائیں گے اس کے یہ خلاف ہے. لٹکائیں گے تو آپ شہید بنیں گے. ہاں بس مجھے یہ بتا لٹکاؤ نا، ہمیں کرنے دو واردات، چوری کریں، کرپشن کریں، جو مرضی کریں. میری ایک مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، مجھے ایک سوال کا جواب کرپشن کرنا چھوڑو گے مشاہد تب ہم جان چھوڑیں گے. مشاہد اللہ خان صاحب، مجھے بلوچ صاحب سے ایک سوال کا جواب چاہیے. جو بندہ پاکستان کے انتہائی سینسٹیو اداروں کے بارے میں لکھ رہا ہے، صدر پاکستان کے خلاف اگر آپ کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے، لکھ رہا ہے پاکستان کے ایمبیسڈر کے خلاف لکھ رہا ہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ مجھے صرف اس کا جواب. بحث کی تو پاکستانی میں پوچھوں گی نا، میرے پاکستان کی انسلٹ ہو رہی ہے، میرے پاکستان کے اداروں کی، صدر کی انسلٹ ہو رہی ہے، تو آپ سوپر ہیں. جواب تو سنیں. دیکھیں آپ نے یہ فرمایا، کس نے آپ کو کہا ہے کہ جی کہ پیپلز پارٹی ہے یہ گورنمنٹ خاموش ہے؟ اگر یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ خاموش ہوتی تو آج آپ کا یہ جو ہے نا ایمبیسڈر وہ ریزائن نہیں کرتا. اچھا آپ کا ایمبیسڈر یہاں بیٹھا ہوا ہے، بات تو سنیں. آپ بھی تو نہیں سنتے نا، اب پتہ لگا کہ نہ سننے میں کیا ہوتا ہے. دیکھو وہ اس نے ریزائن لیا کیوں یہ بتائیں؟ ریزائن اس کا مطلب ملوث ہے؟ نو پھر کیوں لیا ریزائن؟ وہ سر لیا گیا، اس لیے ریزائن لیا گیا، اس لیے ریزائن اس نے کیا ہے کہ وہ فیئر انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن پھر کر رہی ہے نا سپریم کورٹ، تو اور آپ کریں گے کیا سپریم ہو کورٹ؟ رہی ہے نا یار. اب ہم تو ایک چیز کو دیکھیں گے، کون کرے گا فیئر انویسٹیگیشن؟ کون کرے گا؟ اعجاز منصور جو کچھ کر رہا ہے، جو سازش کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ. بالکل ہم تو یہی کہتے ہیں فائنڈ آؤٹ کریں، ہم کر رہے ہیں. بتاؤ کریں آپ اس کے خلاف بتاؤ بھائی کون ہے؟ پیسہ آ سکتا پاکستان، بتاتے ہو نہیں. صابر صاحب، مجھے جواب نہیں مل رہا، مجھے جواب نہیں ملا. سنیے پلیز، انویسٹیگیشن کب ہو؟ صابر صاحب میری بات سنو. 2 مہینے پرائم منسٹر جب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم کمیشن کے ذریعے پرائم منسٹر نے ذمہ داری آپ اس کی بات نہیں مانتے تو یہ وقت دیکھنا صاحب جو ریزائن کرتے ہیں اور آپ بھی پارلیمنٹرین ہیں، آپ کو امید ہے کہ انکوائری کمیشن کے سامنے اس کو بھی آپ نہیں مانتے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کمیشن بنا، کمیشن کہاں ہے؟ کمیشن تو بنا ہی نہیں سر. بات سنو آپ، پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، کتنا دے دیں بھائی، کتنے دنوں کا واقعہ ہے؟ وہ کچھ عرض کر رہے ہیں. دیکھیں لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ بندہ جو بات کر رہا ہے منصور اعجاز، وہ روز ایک بات کرتا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ڈالتوں میں چھیٹیں. اسی بات آج آپ مقدمہ کرو نا، آج آپ کہہ رہے ہیں صدر صاحب کی بات مقدمہ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل اس نے آرٹیکل کیا، پرسوں 2 دن پہلے اس نے خود یہ ایک بات کہا تھا کہ صدر صاحب کا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں. ابھی تو اپنے آرٹیکل میں آپ جواب دیں. اجازت کوئی جواب. ایک پروگرام میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ لائیو تھے اور ان سے میں نے سوال پوچھا اور ریکارڈ کی بات ہے. لائیو پروگرام میں نے ان سے کہا کہ باس اب بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہو از دا باس؟ آگے انہوں بڑے پیار سے اس نے کہا کہ آف کورس پریزیڈنٹ آف پاکستان ناصر زرداری. اب میں کہتا ہوں کہ بندہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، لیٹس اسیوم ٹھیک ہے، بالکل جھوٹا بندہ، بالکل بکواس کر رہا ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے، اس کو انویسٹیگیٹ تو کرے خدا رہا، تاکہ پریزیڈنٹ صاحب کا بھی نام کلیئر ہو جائے، حسین حقانی کا نام بھی کلیئر ہو جائے. اس میں کیا دیکھیں 2 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 3 مئی کو پریزیڈنٹ صاحب خط لکھتے ہیں واشنگٹن پوسٹ، کہتے ہیں 3 گھنٹے بعد ہی پبلش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ چلے وہ میں اس پہ نہیں جاتا. یہ زرداری صاحب بو علی سینا ہے کیا جو اتنی جلدی انہوں نے وہ خط کیونکہ پاکستان اور امریکہ کی ٹائمنگ کا بھی بڑا فرق ہے، وہ جتنے وہ انہوں نے خط لکھ دیا کہ جی اس میں ان کا پرابلم پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. مجھے ختم کرنے جو بھی ہو، کوئی چھوٹی سی بات ہو، آپ صدر صاحب کو بیچ میں منصور اعجاز میرا نام آپ مقدمہ کیوں نہیں کرتے؟ علاوہ بھی ہم نے تو پٹیشن میں بھی نہیں لیا. طارق عزیز صاحب کی بات سنیں، مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے. طارق عزیز صاحب کی بات صابر صاحب میں آپ کو ایک بڑا، ہمارے عزائم کوئی نہیں ہے بابا صاحب میں آپ کو ایک میں آپ کو جی آخری بات اپنی جو ہے نا فیلیور پارٹی کو برباد کرنے کے لیے آپ کافی ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بڑا آسان طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ نہیں چاہتے کہ پریزیڈنٹ صاحب پہ کوئی بات آئے تو ان سے کہیں ہر چیز میں نہ الجھا کریں. کبھی
कभी वो बना लेते, टोपी पहन लेते हैं पीपल पार्टी के हेड की, कभी पहन लेते, सुन लो मेरी बात, हर जगह पे अगर वो सिंध में जाते हैं तो कैबिनेट की मीटिंग वो प्रेजाइड करते हैं, यहां पे होते हैं सारी के सारी कैबिनेट को यहां बुला लेते हैं। अगर हर चीज में वो इन्वॉल्व होंगे तो ला मुहल्ला उन पे हर तो आएगा उसमें जो डिसीजन होते हैं। क्लोजिंग की जानिब जाना है, क्लोजिंग की जानिब। एक बात, इस बात को मुझे करने दे। जी जी, बात ये है कि देखो, दिस इज पीपल्स पार्टीज गवर्नमेंट। जी बिल्कुल नहीं, ये टोला है, ये पीपल पार्टी नहीं है। सर मेरा टाइम जरदारी टोले की हुकूमत है, ये आपके लोग कह रहे हैं, ये पीपल पार्टी के लीडर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये सबसे बड़ा लीडर है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जरदारी टोले की हुकूमत है, पीपल अच्छा, पार्टी उनकी बात सुन लेना, जरदारी टोले पे अगर वो आ रहे हैं तो बात। जी जी, अच्छा मेरी बात सुने, वो सदर पाकिस्तान ये टोले की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन की हैसियत से जो है ना वो मीटिंग कॉल करते हैं। और वो मेरे लीडर इस पे भी एक पिटीशन है, इस पे भी पिटीशन है कि सदर जो है वो हेड नहीं कर सकते पार्टी मीटिंग। पार्टी को आप लोगों ने तबाह कर दिया। साबिर अली बलोच साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेनेटर तारिक अजीम साहब, हमें कोशिश करने के वक्त की कमी की वजह से क्लोजिंग करनी है। और एक अहम बात कि मेमो गेट स्कैंडल पाकिस्तानी सियासत में भौचाल तो पैदा कर दिया, आने वाले चंद दिनों में इस स्कैंडल के हवाले से क्या होगा, और हुकूमत को लगता कुछ ऐसे कि इस पे टफ टाइम मिलने वाला है। इस पे हमारी डिस्कशन का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।